हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी में सेल्स एंड टिश्यूज में बात करने वाले हैं अगले कोशिकांग के बारे में, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने लाइसोसोम के बारे में बताया था। लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृही नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ऊर्जागृह कहा जाता है। मतलब ऐसा जगह है जहां से ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक तरफ हमारे पास है एनिमल सेल, जंतु कोशिका। दूसरी तरफ हमारे पास है प्लांट सेल, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? पादप कोशिका। जंतु कोशिका के अंदर भी देखिएगा एक इस प्रकार की संरचना है, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां पर भी देखिएगा तो क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है। साथ ही साथ जब आप प्लांट सेल्स में जाइएगा तो प्लांट सेल्स में भी इस तरह की संरचना मिलती है आपको, जिसको क्या नाम दिया गया? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब है प्लांट सेल हो या फिर पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका हो, दोनों में ही आपको क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, जिसको कि ऊर्जागृह कहा जाता है या फिर अंग्रेजी में इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले इसकी रचना की व्याख्या करते हैं। इसकी रचना कैसी होती है? तो सबसे पहले देखिए, ये इसकी रचना है ना। याद रखिएगा, दोहरी झिल्ली वाला। याद रखिएगा, जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, सारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं। मतलब बाहर में उसका क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। कहता है यहां पर देखिएगा, ये आपका क्या है? एक कोशिका है। क्या है ये? एक कोशिकांग है, जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा नहीं लग रहा है कोई पाइप टाइप का संरचना है, सी टाइप का संरचना बना रहा है। इसी के अंदर क्या होता है? तो यहां पर देखिएगा कि कहता है इनर चैम पहले तो देखिए क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। क्या है आपके पास? इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाला झिल्ली, अंदर वाला झिल्ली और एक बाहर वाला झिल्ली। बाहर वाले को अंग्रेजी में कहा आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाले को क्या कहा? इनर मेम्ब्रेन। और अंदर में जो खाली जगह है उसको क्या नाम दिया? इनर चैम्बर। क्या नाम दिया? इनर चैम्बर। अब इस इनर चैम्बर के अंदर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा कुछ इस प्रकार की जो छोटी सी संरचना है, इसको क्या नाम दिया? ग्रेन्युली दिया। क्या नाम दिया? ग्रेन्युल दिया। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहां पर कुछ छोटे छोटे दाने आपको मिल जाएंगे। यहां पर कुछ इस तरह के दाने मिल जाते हैं, जिसको नाम दिया गया राइबोसोम। राइबोसोम याद होगा, जिसके बारे में मैंने बताया था। इसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका काम होता है। उसके बाद यहां पर देखिएगा, यहां पर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, डीएनए भी पाया जाता है। ये छोटा सा इमेज था किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। याद रखिएगा, जनरल कंपटीशन में इतना ही समझना है अपने को, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी संरचना कैसी होती है। अब हमें इसके बारे में समझना है। इसके बारे में समझने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कैसा है। देखिए कहता है, कोशिका द्रव में पाई जाने वाली। कहां पे पाया जाएगा ये? कोशिका द्रव में। याद रखिएगा, जितने भी कोशिकांग हैं वो कहां पाई जाती हैं? कोशिका द्रव में पाई जाती है ना। एक होता है जीव द्रव, दूसरा होता है कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तब होगा जब हम कोशिका द्रव और न्यूक्लियस को जोड़ देंगे तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियस को हटा देंगे तो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो यहां पर क्या आता है? जो भी कोशिकांग होंगे, जितने भी कोशिकांगों के बारे में हम पढ़ेंगे, वो कहां पाई जाती है? तो कोशिका द्रव में, मतलब साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। कहता है कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। जो कोशिका द्रव में कैसी होती है? बिखरी रहती है। कैसी होती है? प्रत्येक कोशिकांग जो है कोशिका द्रव में इधर उधर बिखरी हुई ही रहती है। कहता है लाइट माइक्रोस्कोप, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में ये सूक्ष्म छड़ों या धागे नुमा, दानेदार या गोलाकार दिखाई देता है। कैसा दिखता है? याद रखिए, जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें सूक्ष्म छड़, है ना, कैसा? टाइनी रट्स,
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थ्रेड मतलब धागा, धागे की जैसा संरचना दिखेगा, या फिर ग्रेनुलर दिखेगा मतलब दानेदार संरचना दिखेगा। उसके बाद कैसा दिखेगा, स्फेरिकल शेप का दिखेगा, मतलब गोलाकार आकृति का दिखेगा। कहता है पादप कोशिकाओं में इसकी संख्या जो है जंतु कोशिकाओं से कम होती है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका के वनस्पति जो है इसकी संख्या कम होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। कहता है, क्या कहा, पादप कोशिकाओं में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक से अधिक होती है कोशिकाओं में, मतलब है कि जंतु कोशिका में अधिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया, वनस्पति प्लांट कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में। कहता है जंतु कोशिकाओं में यह संख्या कितनी हो सकती है, 10,000 या इससे ज्यादा भी हो सकती है। मतलब सोच लीजिए एक कोशिका में कितनी होगी, एक जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो 10,000 या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। कहता है इनकी विस्तृत रचना का ज्ञान इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है। अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल्ड समझना होता है, हम किस माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि जितने भी है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, सारे के सारे सूक्ष्मदर्शी जो हैं वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं इसके सामने थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी होती है, मतलब जो बड़ा करके दिखाने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया की विस्तृत जानकारी, रचना का ज्ञान लेना है या विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें किसका सहायता लेना होगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना होता है। कहता है प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया ड्रिया, यहां पे ड्रिया होगा, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी होती है। बताया मैंने, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा आउटर मेम्ब्रेन। जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर है वो इनर मेम्ब्रेन होता है। कहता है बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी होती है ना, तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है। क्या होती है, तरल युक्त गुहा होती है, मतलब एक कैविटी होता है। क्या होता है, कैविटी, मतलब कैविटी कहते हैं जो खाली स्थान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। कहता है तरल युक्त, मतलब जिसमें तरल भरा हुआ होता है, ऐसा एक खाली स्थान होता है, उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिवल गुहा कहा जाता है। याद रखिएगा उसको क्या नाम दिया गया, माइक्रोकॉन्ड्रिवल कैविटी, माइक्रोकॉन्ड्रियल कैविटी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है अपने को, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी किसको कहा जाता है, एक खाली स्थान होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहा जाता है। देखिए कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं। कहां लटके रहते हैं, मैट्रिक्स में लटके रहते हैं। कहता है जिसे क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टी कहते हैं, तथा जिसमें कोशिकीय श्वसन संबंधित एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब श्वसन का मतलब होता है ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण, है ना, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके कहता है भीतरी झिल्ली से एक अनेक प्रवर्ध निकलकर, जो प्रवर्ध होता है ना वो निकलकर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये है हमारे पास, यहां पर कुछ ऐसे 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 लटका हुआ है ना, इसी को क्या नाम दिया गया, क्रिस्टी। क्या नाम दिया गया, क्रिस्टी नाम दिया गया। कहता जिसमें जो है क्या होता है, कोशिकीय श्वसन से, कोशिकीय श्वसन मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिससे कि ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका के ऊर्जा की पूर्ति जो है कोशिकीय श्वसन के द्वारा होता है। अब इसका कार्य कौन कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है ना। कहता है कोशिकीय श्वसन से संबद्ध जो है एंजाइम्स मौजूद होता है। क्या होता है यहाँ पर, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है
उससे संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होता है। कहता है इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। क्या क्या होता है तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और उसमें अपना राइबोसोम होता है जिससे वो कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम हो जाता है ना। अब राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी है तो वो अपना कार्य तो छोड़ नहीं देगा, यही क्या करता है, मदद करता है उसमें क्या करने के लिए, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अब इसके कार्य को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य देख लेते हैं, फंक्शन क्या क्या है। कहता है इसमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम्स के चलते भोजन का, जो भोजन हम लोग करते हैं वो जो भोजन का टुकड़ा होता है का संपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। याद रखिएगा इसमें जो कोशिकीय श्वसन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, उस क्रम में जो एंजाइम्स होता है उस एंजाइम के चलते जो भोजन है उस भोजन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। कहता है जिसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए जो है, क्योंकि देखिएगा एक कोशिका में, एक जंतु कोशिका में 10,000 से या 10,000 से अधिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समझिए कि कितना ऊर्जा उत्पन्न करेगा। कहता अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त करता है, ढेर सारा, बहुत ज्यादा आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया? कोशिकीय ऊर्जागृह कहा गया। क्या कहा गया है? कोशिकीय ऊर्जागृह कहा गया है। हिंदी में अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या नाम दिया गया? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। कहता है यह ऊर्जा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा करता है। किस रूप में करता है? याद रखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा किस रूप में जमा करता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा करता है। कोशिका नए कंपाउंड के निर्माण के समय, जब कोशिका जो है किसी नए यौगिक का निर्माण करता है उस समय एटीपी में संचित ऊर्जा, जो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। ठीक ना? ये देखिए क्या कर रहा है, समझिएगा क्या किया। जो मैट्रिक्स में जो पाचक एंजाइम है, जो कह सकते हैं जो पचाने श्वसन वाले जो एंजाइम है, रेस्पिरेशन वाले जो एंजाइम्स हैं, वो क्या करेंगे, जब भोजन करते हैं उस भोजन को क्या करेगा, एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। इसी एटीपी ऊर्जा का उपयोग कब करेगा? जब इसका जरूरत पड़ेगा कोशिका में कोई भी नया कंपाउंड बनाना, कोई नया यौगिक बनाना हो, उसके लिए एटीपी जो है, संचित एटीपी ऊर्जा जो संचित है उसका इस्तेमाल करती है। कहता है क्रिस्टी जो है पार्ट से अंदर की झिल्ली की सतह क्षेत्र बढ़ता है। क्या करता है? क्रिस्टी से, जो क्रिस्टी वाला क्षेत्र हमने देखा था, क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। ठीक है, ये था किसका? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विशेष जानकारी। उम्मीद करता हूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने दी है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बारे में आपको विशेष जानकारी जो है प्राप्त होगी। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आप वीडियो अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से हमें अप्रिसिएशन मिलता है और हमें नए वीडियोस और नए कंटेंट के साथ आपके सामने आने में एक ऊर्जा महसूस होती है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।